स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वालिटी फैक्टर। वैसे तो देखो उसका एक बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना कि क्वालिटी फैक्टर है क्या। अगर हम उसको समझ पाएंगे तो अगर थोड़ा अटपटा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको भी हम कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूले से जरूरी नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाए, कॉन्सेप्ट वाइज भी आ जाए, तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी से थोड़ा नाम समझ में आ रहा होगा। क्वालिटी मतलब कुछ इंप्रूवमेंट करनी है हमें किसी चीज में। क्या चीज में इंप्रूवमेंट करनी है वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले अभी तक हमने आर एल से सीरीज पढ़ा, तो हमने क्या क्या देखा बच्चों? हमने देखा आर एल एंड सी सीरीज में कनेक्ट थे और एक सप्लाई से कनेक्ट थे। ठीक है, मेरी सप्लाई यहाँ पे बी टी टाइम के साथ वेरी करे वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब मैंने इसका इम्पिडेंस निकाला तो आपने देखा इसका इम्पिडेंस का जो मैग्नीट्यूड था डेट वाज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, या फिर आप बोलेंगे सर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन में ओमेगा सी का स्क्वायर। फिर क्या हमने देखा था बच्चों? हमने देखा था जो मेरा आई मैक्स था, आई मैक्स था बच्चा मेरा वी नॉट डिवाइड बाय जेड। ये वी नॉट डिवाइड बाय जेड, तो वी नॉट हमें पता है ये, और ये हमारी इक्वेशन बनी थी बच्चों कुछ ऐसे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस के ओमेगा सी का स्क्वायर। याद करो हमने एक ऐसा लेशन निकाला था। अगर मैं पावर भी निकालना चाहूँ, चलो पावर भी निकाल लेते हैं, तो पावर निकालेंगे हमारी पी एवरेज वॉज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू में आर। आई आर एम एस होता है आई नॉट, ये हमारा आई नॉट है ना, आई मैक्स, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू आर, आई नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू आर। तो पूरा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। याद करो हमने इसका ग्राफ भी स्टडी किया था। ग्राफ हमने देखा था कि अगर मैं इम्पिडेंस चेक करता हूँ, इम्पिडेंस ओमेगा के साथ इम्पिडेंस चेक कर रहा हूँ, तो मैंने देखा था बच्चे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे ये वन अपॉन जीरो इन्फानाइट बन रहा था, तो मेरा इम्पिडेंस क्या बन रहा था बच्चों? इन्फानाइट, बहुत दूर से आ रहा था। ठीक है, लेकिन एक ऐसी फ्रिक्वेंसी आई जिसमें ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाता था बच्चों? जीरो बन जाता था, जीरो बन जाता था। वो कौन सी फ्रिक्वेंसी होती थी याद है जिसपे ये वैल्यू जीरो बन जाती थी? कौन सी फ्रिक्वेंसी होती थी वो? रेजोनेंस स्टेट में। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे आपका रिएक्टेंस पोर्शन जीरो हो जाता था, तो आपका कुछ ग्राफ ऐसे बनता था। याद करो कुछ है। ठीक है, तो ये कौन सी बच्चे आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी? इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे आपकी वैल्यू आ रही थी आर। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने बच्चे से करंट रिलेशन देखा था। करंट रिलेशन जस्ट रिवर्स था, जीरो था यहाँ पे, बढ़ते 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 फिर कम होने लग रहा था। किस पे मैक्सिमम दे रहा था बच्चे? आपको भी पता है किस पे, जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो उस पे करंट क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम होगा। किस पे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे आपका दे रहा था। ठीक है, ये मेरा क्या था बच्चों? करंट था। अगर मैं इसको आई नॉट मान लू या आई मैक्स मान लू तो ये मेरा निकल जाएगा। अब पावर क्या होता है? पावर इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर होगा तो मतलब इसका शेप हल्का सा शार्प हो जाएगा। हल्का सा क्या हो जाएगा बच्चों? शार्प हो जाएगा। ये निकल गया आपका। इसको थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए, तो ये भी आपका वही है, हल्का सा मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ये निकल गया आपका पावर, पी एवरेज निकल गया, जो कि क्या होगा आपको पता है? आई नॉट स्क्वायर बाय टू इंटू आर। लिख लिया बच्चों सभी ने? लिख लिया एवरीवन? एक सेकंड सर, एक सेकंड। Yes, sir. बनाओ जल्दी बनाओ। बना ले सर।
बना लिया। तो इस पावर वाले को देखते हैं, ये मेरी पावर है। अगर मैं इसकी हाफ पावर ले लूं, हाफ पावर मतलब लगभग लगभग यहाँ पे हो गया हाफ पावर, तो इन दो पॉइंट को बोलते हैं बच्चों हाफ पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? हाफ पावर पॉइंट्स बोलते हैं बच्चों। देख लो, इनको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, जो कि हो गया एक तरीके का पी एवरेज डिवाइड बाय 2। हाफ किया ना, इसलिए हाफ निकल गया। अब देखो, अगर पावर मेरी हाफ हो गई तो इसमें आर पे थोड़ा कुछ चेंज हुआ, आर तो आर ही रहा, रेजिस्टेंस में थोड़ा चेंज हुआ। इसका मतलब कि करंट में कुछ ना कुछ चेंज होगा, है ना? करंट में कुछ चेंज होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरी पावर हाफ हो गई, तो अगर पावर मेरी बच्चे हाफ बन गई, तो आई नॉट कितना हो गया? आई नॉट बन जाएगा, ध्यान से देखो, आई नॉट बन जाएगा आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू। यस और नो? क्यों? क्योंकि आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? आई नॉट डिवाइड बाय टू। इस टू को मत देखो, ये तो टू अलग से ही आया है, क्योंकि आई आर एम एस और आई नॉट के बीच में, मैं आई नॉट और पी एवरेज के बीच में रिलेशन देख रहा हूं। तो ध्यान से समझना है, अगर आई नॉट, मैं बात कर रहा हूं इस पी एवरेज की और आई नॉट की, देखो जैसे ही मैं आई नॉट को इसमें आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू पुट करूंगा, तो टू को तो भूल जाओ, ये तो आर बाय टू तो आएगा ही आएगा। आई नॉट की जगह लिख दो आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चे? आर आई नॉट का स्क्वायर, टू इंटू टू। ये मेरे पास तो पहले से पावर थी, पी एवरेज डिवाइड बाय टू बन गया। इसका मतलब कि अगर मेरी पावर हाफ हो जाती है ना, ध्यान सुन लो, अगर मेरी पावर हाफ हो जाती है, तो मेरा जो मैक्सिमम करंट था वो कितने टाइम्स हो जाता बच्चे? वन बाय रूट टू टाइम्स हो जाता है। देखो कितना हो गया, वन बाय रूट टू टाइम्स हो जाता है आई। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? ये आगे पीछे बन रहा है पर सेम पॉइंट ही है, ये भी हाफ पावर पॉइंट ही है। सर में आ गया बच्चों? क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर करंट रूट टू टाइम डिक्रीज हो जाए, तो समझ के बताना, अगर करंट रूट टू टाइम डिक्रीज हो जाए, तो मेरा इंपिडेंस क्या हो जाना चाहिए? मेरा इंपिडेंस तो रूट टू टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते बच्चे? मेरा इंपिडेंस क्या हो जाना चाहिए अब? Yes. रूट टू टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये आर है, तो ऊपर की तरफ कितना पहुंच जाएगा बच्चे? रूट टू आर। दोबारा समझ लो बहुत प्यार से। सर आपने हाफ पावर पॉइंट क्यों किया, इसका क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। पर मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे पी एवरेज डिवाइड बाय टू किया, पावर के हाफ करने से करंट हो गया वन बाय रूट टू टाइम्स, और करंट के वन बाय रूट टू टाइम्स करने से रेजिस्टेंस बढ़ गया रूट टू टाइम्स। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। यस और नो? सर में आ गया बच्चों यहाँ तक सभी को पॉइंट ये वाले? ठीक है। अब यहाँ पे Yes, अगर sir. आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे दो पॉइंट निकल गए मेरे। कौन कौन से दो पॉइंट? इनको भी साथ साथ बना के चलना है। एक पॉइंट निकल गया बच्चों ये वाला ओमेगा वन, ये निकल गया ओमेगा टू। ये सेम पॉइंट है, ये भी क्या है बच्चे? ओमेगा वन, ये है ओमेगा टू। ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर ये बिल्कुल नीचे बनता तो बिल्कुल सेम होता, ओमेगा वन ओमेगा। अब ये भी बाद में डिस्कस करेंगे, ओमेगा वन ओमेगा टू। यहाँ तक होगर हो गया तो बता दो पहले, यहाँ तक सभी का हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे क्या चीज, खेल क्या चल रहा है। इसकी डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट अब रिलेशन निकालूंगा, क्योंकि डेरिवेशन से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे एक छोटा सा डेरिवेशन कराऊंगा जिसमें एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना करते हैं, ध्यान से देखो इधर। बच्चों होता क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेशन, अब थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू गो इन कम्युनिकेशन फील्ड। कम्युनिकेशन में देखा गया है कि जब मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर कोई भी दो सिस्टम कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसमें देखा गया है कि हम जो सिग्नल भेजते हैं, जैसे ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। मैंने यहाँ से कोई एक सिग्नल भेजा है यहाँ पे, चाहे वो वॉइस सिग्नल भी क्यों ना, चाहे कैसा भी सिग्नल हो, वॉइस को मान के चलते हैं। जैसे इसकी मैक्सिमम पावर मान के चलो पी नॉट है, ठीक है। अगर पी नॉट ही पहुंच रही है, मैंने यहाँ पे पी नॉट ट्रांसफर करी और पी नॉट ही पहुंच गई, तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी मिनिमम, अगर पी नॉट बाय टू पहुंच गई ना मिनिमम, तो बहुत ही बढ़िया सिग्नल है वो, ठीक है। अगर पी नॉट बाय टू से कम हो गया ना,
तो सिस्टम मेरा खराब है। सिस्टम खराब इस वजह से है क्योंकि मेरे को ढंग से वॉइस मिलेगी नहीं। मेरे को जो एक्चुअल में मेरे को जो सुनना था ना, मेरी वो पावर क्या होगी इस वॉइस की, कम हो गई। हाफ हाफ पावर पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, मैक्सिमम जितनी पहुंच थी अगर उसका हाफ तक भी पहुंचा तब भी चल जाएगा। हाफ से अगर बिलो पहुंचने लग गया ना सिग्नल, तो मेरा खराब हो जाएगा, मेरा सिग्नल क्या हो जाएगा बच्चों, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या बोला, हमने बैंडविड्थ निकाली। हमने क्या निकाली बच्चों, बैंडविड्थ। अब जैसे कि कोई भी स्पेक्ट्रम होता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम होता है, 3G स्पेक्ट्रम, इनकी ना बैंडविड्थ होती है। मतलब बैंडविड्थ का मतलब कि 2 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में सिग्नल ट्रांसफर होगा। 5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 600 गीगाहर्ट्ज तक ये सिग्नल ट्रांसफर होगा। ना इससे पहले होगा ना इसके बाद होगा। तो कोई भी एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है ना, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका डिश एंटीना है ना, डिश एंटीना। डिश एंटीना गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब इसको आप 2 से लेकर 4 मेगाहर्ट्ज में ही बीच में भेज सकते हो। 2 से लेकर 4 मेगा, सॉरी, गीगाहर्ट्ज। 2 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक के बीच में भेज सकते हो। इसका मतलब ना ही आप 5 गीगाहर्ट्ज में सिग्नल भेज सकते हो, ना ही आप 1 सिग्नल में भेज सकते हो। इवन आप 1.9 में भी नहीं भेज सकते, 4.1 में भी नहीं भेज सकते। तो मैं आपको बोलूंगा इसकी बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ पता है क्या बोलते हैं इसमें, हाइयर रेंज माइनस लोअर रेंज। हाइयर रेंज माइनस लोअर। ये था 2 to 4 है, वैसे मुझे ऐसे लिखना चाहिए 2 to 4। ये हो गया हाइयर माइनस लोअर, कितना हो गया बच्चों, 2 गीगा। इसकी बैंडविड्थ हो गई। इसकी क्या हो गई बच्चों, बैंडविड्थ हो गई। ऐसी बोला गया कि जो हमारे ये होते हैं ना सैटेलाइट, सैटेलाइट काम करते हैं 6 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक काम करते हैं। तो मेरे को बताओगे इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी बच्चों, बैंडविड्थ। आप बोलोगे सर हाइयर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, कितना हो गया बच्चे, आप बोलोगे 24 गीगा। इस 24 गीगा में सारे के सारे सैटेलाइट के सिग्नल ट्रांसमिट किए जाएंगे, ना इससे पहले किए जाएंगे ना इसके बाद किए जाएंगे। क्या बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्या बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट पता चल गया सभी को, यस और नो। Yes, sir. ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होता है बच्चों, हाइयर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी होती है। मेरे को बताओगे यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ। आप बोलोगे सर हाइयर फ्रिक्वेंसी मेरी ओमेगा 2, लोअर फ्रिक्वेंसी मेरी ओमेगा 1। तो यहाँ पे बच्चों एक रिलेशन निकल के आ गया, जो मेरी बैंडविड्थ है इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, यूनिट हो गई आपकी, यूनिट हो गई आपकी, इसकी होगी रेडियन पर सेकंड। अगर इसको फ्रिक्वेंसी में लेना है तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी बच्चों, F2 माइनस F1, जो कि हो जाएगी हर्ट्स, हो जाएगी। ये दो फॉर्मूले होते हैं बैंडविड्थ। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो, क्या ये बात क्लियर होगी सभी को। Yes, sir. ठीक है, क्लियर एवरीवन। एक तो ये बैंडविड्थ का रिलेशन आ गया, ठीक है। सर आपने बोला पावर हाफ होगी तो इम्पेडेंस बन गया मेरा ये, इम्पेडेंस बन गया मेरा आर था, रूट आर बन गया, √2R। सर मेरा जेड बन गया यहाँ पे √2R। क्या ये √2R रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे है क्या, सर नहीं, ये तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे तो नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब कि क्या मेरे को इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये तो सर इसके बराबर होगा R² XL माइनस XC का स्क्वायर के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो बन गया 2R², ये बन गया R², ये बन गया XL माइनस XC का स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। ये बना R² इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर। तो मुझे बताओ XL माइनस XC की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, R आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब कि हाफ पावर पॉइंट पर, एट हाफ पावर पॉइंट पर XL माइनस XC किसके बराबर होता है, आप बोलोगे रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सर एट रेजोनेंस XL माइनस XC किसके बराबर होता है बच्चों, XL माइनस XC किसके बराबर होता है रेजोनेंस पे, सर वो तो 0 के बराबर होता है। और हाफ पावर पॉइंट पे किसके बराबर होता है बच्चों, R के बराबर R. होता है। क्या ये चीज याद रखोगे नहीं रखोगे, यस और नो, याद रखोगे नहीं रखोगे, है ना। अब मैं इसमें थोड़ी सी और गहराई से डालता हूँ, हल्की सी गहराई और डालूंगा। देखो अगर आपने ये पकड़ लिया, हमें तो ये याद रखना है बस। सर एक चीज बताओ, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया। सर यहाँ पे तो 2 पॉइंट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, बिल्कुल सही बात है। मुझे कोई बताएगा, मैंने बताया था कि अगर
अगर मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, अगर मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, तो मुझे बताओ किसकी तरह बिहेव करता है, कैपेसिटिव की तरह कि इंडक्टिव की तरह? लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, देखना। अगर मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये वाला पोर्शन कैपेसिटिव होता है कि इंडक्टिव होता है? चेक करो एक बार, कैसा होता है, कैसा होता है बच्चों? ये रहा, दिखाए तो देगा नहीं तुम। ओमेगा जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो कैपेसिटिव है। कैपेसिटी। इसका मतलब कि ये जो ओमेगा वन में मेरे को कैसा मिल रहा है, कैपेसिटिव नेचर मिल रहा है, कैपेसिटिव नेचर। और कैपेसिटिव नेचर में अगर मैं ढंग से लिखूं ना इसको स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू आनी चाहिए। तो प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ओमेगा वन पर एक्स सी माइनस एक्सएल इक्वल टू आर होगा, और ओमेगा टू पर एक्स एल माइनस एक्स इक्वल टू आर होगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि ओमेगा वन में कैपेसिटिव नेचर है। कैपेसिटिव का मतलब कैपेसिटिव का इंपिडेंस ज्यादा है, तो एक्सी माइनस एक्सएल आर होगा। ओमेगा टू क्या है बच्चे? यहाँ पे इंडक्टिव है। इंडक्टिव नेचर का मतलब कि एक्सएल ज्यादा होगा, तो एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू आर होगा। सर में आ गए वाला पॉइंट? ये लिख लिया सभी ने? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको परेशान करेंगे, यस सर। इसलिए मैं ढंग से लिखवा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गए सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। यस अब सर। मैंने आपको बैंडविड्थ बताए थे ना, एक रिलेशन, ध्यान से दोनों, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, डेल ओमेगा। अब यहाँ से लिखना, बस मैं डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल डायरेक्टली करवा रहा हूँ। डेल ओमेगा इक्वल टू क्या है बच्चे? बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ मैंने बताया था ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ठीक है, ये होता है बच्चे, बराबर होता है, ध्यान से देख लो, ये होता है आर बाय एल के बराबर। ध्यान से कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से नहीं, यहां से, बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इक्वल टू आर बाय एल। आपको याद है मैंने एल बाय आर कहीं लिखवाया था? कुछ याद आ रहा है? एल बाय आर, एल बाय आर, एल बाय आर, टाउ के कुछ याद बराबर। आया? हाँ, टाइम कांस्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे बच्चे वन अपॉन टाइम कांस्टेंट के भी बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो दोबारा देखो, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आर बाय एल के बराबर, अपॉन में टाइम कांस्टेंट के बराबर। सर ओमेगा तो टू पाई एफ होता है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा बच्चे टू पाई एफ टू माइनस टू पाई एफ वन इक्वल टू आर बाय एल इक्वल टू वन अपॉन में टाइम कांस्टेंट। तो अगर मुझे एफ टू माइनस एफ वन निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? आर बाय टू पाई टू एल, पाई या फिर वन अपॉन में टू पाई टाइम कांस्टेंट। टाउ। सर आपने यहाँ तो टू पाई क्यों नहीं यूज किया? बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बच्चे यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस तो मैं नॉर्मली में बोल दूं ये 100 आउट से, ये 200, तो 200 माइनस 100 कर दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे एफ टू के साथ आर और एल का भी तो रिलेशन बताना है, तो अगर मुझे आर और एल के साथ रिलेशन बताना पड़ेगा तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा। लिखे ये चीज सभी ने? लिख लिया? यस सर। ठीक है, ठीक है। एक और रिलेशन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जो ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होता है अंडर रूट ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू, या फिर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एफ आर, वो होती है एफ वन एफ टू का अंडर रूट का स्क्वायर। एक और रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो, फिर से भी क्वेश्चन आ सकता है, सारे रिलेशन लिखना जरूरी है। लिख दिए बच्चों? यस सर। अब बात आई क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर क्या है? तो देखो, क्वालिटी फैक्टर बताता बच्चे, क्यू फैक्टर बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बताता है शार्पनेस ऑफ शेप, शार्पनेस ऑफ शेप। सर ये क्या चीज है शार्पनेस ऑफ शेप? थोड़ा सा टाइम दे दो, पहले मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ।
क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। दोबारा देख लो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर एफ आर अपॉन में डेल एफ, दोनों ही सेम चीज है। तो आपने देखा था ओमेगा आर का क्या रिलेशन था, ओमेगा आर का रिलेशन था 1/√LC, याद करो। और डेल ओमेगा का भी आपने रिलेशन निकाला है R/L, ये हो गया R/L। L ऊपर चला जाएगा तो 1/R, L ऊपर √LC नीचे, तो क्यू फैक्टर निकल गया बच्चे 1/R √LC। आप देखोगे ये ओमेगा आर है, ये भी ओमेगा आर है, नीचे नीचे ओमेगा है, तो ये बच्चे क्या है, क्वालिटी फैक्टर आपका क्या होता है, डायमेंशनल लेस एंड यूनिटलेस होता है। डायमेंशनल लेस एंड यूनिटलेस। ठीक है बच्चों, अभी फॉर्मूला लिख लो, अभी समझाने वाला हूं मैं थोड़ी देर में, बस 1-2 मिनट और रुक जाओ। ये इसे मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर वो गलती से पूछ ले ऐसे पूछ ले एलसी का, एलसी की डायमेंशन बताओ क्या होगी, एलसी की डायमेंशन पूछा उसने। अभी आपको एक फॉर्मूला पता है ओमेगा आर, ओमेगा आर होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है, जो कि होता है 1/√LC। स्क्वायरिंग करोगे तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, एलसी का रिलेशन आ गया 1/में ओमेगा आर का स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड का होल स्क्वायर। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर अपॉन रेडियन स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालूं तो रेडियन की तो कोई यूनिट है तो सेकंड स्क्वायर, तो एलसी की जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा बच्चे वो होगा टी स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो कितना आसानी से निकाल दिया। फॉर्मूला जिसको याद है आराम से कर सकता है। सर अभी मेरे दिमाग में है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि एल बाई सी का यूनिट पूछ सकता है, एल बाई सी की यूनिट बताओ, एल बाई सी की यूनिट। तो देखते हो कैसे करते हैं, देखो अभी आपने फॉर्मूला निकाला क्यू इज इक्वल हेनरी टू अपॉन 1 में वो आ बाय, जाएगी ना बस। हाँ एल बाई सी, क्योंकि तो कोई यूनिट होती नहीं है, आर को मल्टीप्लाई कर दो, आर क्यूब इक्वल टू √ एल बाई टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, एल सी बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर के। अब इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वो इसकी होगी, तो एल बाई सी की यूनिट क्या होगी बच्चे, आप बोलोगे ओम का स्क्वायर, ओम स्क्वायर। है ना, ओम स्क्वायर होगी यूनिट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बताया मैं तो भूल चुका हूं, देखो याद करते हैं शुरू से बेसिक से। रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, करंट का तो ए होगा वोल्टेज। सर वोल्टेज का याद नहीं है, वोल्टेज का याद करो, वोल्टेज था हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। सर याद आ रहा है, सर वर्क डन और चार्ज को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी, याद है, हम लिखते हैं ना आई इंटू टी कंप्लीट टाइम। अब बताओ यस क्या सर। हम लिख सकते हैं वोल्टेज की, बहुत जल्दी लिख सकते हैं, कैसे? सर इसका तो याद है M1L2T-2 ए टी, टी ऊपर -3 बन जाएगा, तो क्या बन गया बच्चे M1L2T-3 A-1। ये बना है अभी किसका, वोल्टेज का। करंट का करोगे इसका क्या हो जाएगा बच्चे, रेजिस्टेंस का हो जाएगा M1L2T-3, आई नीचे है तो ए और -2। नीचे आएगा तो बन जाएगा -2। अब रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, देखो कितना बढ़िया, एल बाय सी का क्या रिलेशन आ गया, M2L4T-6 A-4। बस हो गया बच्चों, क्या क्या दिक्कत है, समझ में आ गया नहीं आ गया, यस और नो? कोई भी पॉइंट पे घबराना नहीं है, यस अपने सर। अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, यस सर मैं कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से, वरना याद नहीं आएगा। फिर बच्चा पता है क्या करेगा, पहले वो इंडक्टेंस की निकालने की कोशिश करेगा, फिर वो कैपेसिटेंस की निकालने, फिर दोनों को डिवाइड करेगा, वो लंबा पड़ जाएगा। ये आसान है, ये आसान है। हाँ जी बच्चों, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब वापस आते हैं मेजर पॉइंट पर कि सर ये क्यू फैक्टर स्टार्ट किया लेकिन अभी तक हम क्यू फैक्टर पे आए नहीं। तो देखो उसको पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले भूमिका बनाता हूँ। भूमिका ये है, आपने एफएम तो सुना ही होगा, जिंदगी में सुना है कि नहीं सुना एफएम? एफएम सुना है सभी ने? अरे जो Yes, sir. कार में एफएम होता सुना तो होगा, थोड़ा बहुत तो नाम Yes, तो sir. देखा ही Yes, होगा sir. इसके। Yes. कौन कौन से होते हैं, एक होता है 91.1, 98.3.
92.7 आता है, उसके बाद आता है 93.5, 95. उसके बाद 94.3 भी आता है, फिर 95 आता है। बस इतना ही बहुत है, अभी के लिए इतना करते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब भी मैं, जैसे आपके बटन होते हैं ना, बटन आपने देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे बटन होता है, बटन पे, कार के बटन पे क्लिक करते हो तो ये वाला ऑन हो जाता है, यहाँ पे गाना सुनाई देने लग जाता है। ये एक ओनली सिंगल फ्रिक्वेंसी है बच्चे, सिंगल फ्रिक्वेंसी है, इसी फ्रिक्वेंसी पे गाना सुनाई देगा, इस पे नहीं सुनाई देगा। लेकिन याद करो, आपने कभी पुराने काल के टेप रिकॉर्डर सुने हैं कभी, जिसमें हम ऐसे, एक मूवेबल होता है जिसको हम घुमा के ना, घुमा के एक स्लाइडर की तरह चेंज करता था, ऐसे होता था, एक स्लाइडर होता था, ये घूमता रहता था ऐसे, कभी देखा है ऐसे? तुम कहोगे पता Yes, नहीं sir. सर, क्या बोल दिया सर, क्या बोल दिया, क्या नहीं। रेडियो, ओल्ड रेडियो, ये है, इस टाइप का मिल जाएंगे ऐसी में। या तो ये वाला मान के चल सकते हैं, ठीक है, या ये वाला, ये मान के चलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये हाथ से घुमा रहा है ना, ये क्या घुमा रहा है? आप देख रहे हो ना, एक स्लाइडर होता था, स्लाइडर क्या करता था, फ्रिक्वेंसी चेंज करता रहता था, यहाँ से स्लाइडर घूमता रहता था, ऐसे धीरे 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 ये घूमता रहता था, ये घुमाता रहता था, एक स्लाइडर लाइन होती थी, लाइन चलती रहती थी ऐसे। याद है किसी को? ऐसा देखा कभी, नहीं देखा? ये देखो इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखा। अरे तू तो नए जमाने का लड़का, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, डंडी से एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, Yes, sir. ठीक है। अगर इसमें देखो ऊपर नंबर लिख रहे हैं 92 93 95, इसको जब घुमाते हैं ना बच्चे, डंडी घूमते, डंडी घूमने से क्या होता है, जब ये 91.1 पे एग्जैक्टली आएगा तब गाना साफ साफ सुनाई देगा। जैसे 91 से 91.2 करूंगा ना, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस सुनाई देगी, थोड़ा और दूर जाऊंगा तो डिस्टर्बेंस सुनाई देगी, थोड़ा और दूर जाऊंगा तो डिस्टर्बेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे मैं 92.7 पे आऊंगा तो धीरे धीरे आवाज मेरे को 92.7 की आने लग जाएगी। कभी ऐसा एनालाइज किया है कि नहीं किया है, पहले ये बताओ, किया है Yes, किसी sir. ने? किया है ना, ये तो किया ही होगा। सेम वही चीज यस सर। करनी है मुझे, हमें यहीं पे बच्चों यही चीज करनी है। अब देखो हो क्या रहा है, समझो भी यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि मान के चलो ये मेरा स्लाइडर है, थोड़ी देर के लिए लाइन समझ लो, ये मेरी स्लाइडर है, ये मेरी स्लाइडर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या गाना मेरे को साफ साफ सुनाई देगा, नहीं देगा? पहले बताओ, इस पॉइंट पर गाना ढंग से सुनाई देगा, नहीं देगा? जल्दी जल्दी जवाब दो। नहीं। नहीं देगा। जैसे ही मैं थोड़ा क्लोज आऊंगा तो थोड़ा मुझे गाना सुनाई देने लग जाएंगे 91.1 के, है ना। यस सर। जैसे ही मैं एग्जैक्टली यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को बहुत अच्छे से गाना सुनाई देगा 91.1 पे। जैसे जैसे मैं फिर फर्दर इससे दूर जाता रहूंगा तो हल्की सी डिस्टरबेंस स्टार्ट होने लग जाएगी। फिर जैसे मैं बीच में आऊंगा तो बहुत ज्यादा मिक्सिंग सी नॉइज सुनाई देगी। जैसे मैं 92.7 के आसपास आऊंगा तो पुराने वाला गाना नहीं सुनाई देगा, 92.7 पे जो गाना चल रहा होगा वो सुनाई देगा थोड़ा थोड़ा। और जैसे ही मैं 92.7 पे आऊंगा तो मेरे को और अच्छे से सुनाई देगा। इस बात को मानते हो नहीं मानते, यस और नो? मानते Yes, हो sir. बच्चों? यस सर। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं सर? अब ध्यान से समझो हम कर क्या रहे हैं बच्चों। ये फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है बच्चों, एक ट्रांसमिट, ये हमारे पास एक रेडियो है, इस रेडियो में ये नोवे जो मैं घुमा रहा था, यहाँ पे नंबर है और ये स्लाइडर घूम रहा है। ये स्लाइडर जो घूमता है इसके घुमाने से घूमता है, तो इसके घुमाने से पता है क्या चीज चेंज हो रही है? सोचो क्या चीज चेंज हो रही होगी बच्चे। इसके घुमाने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। सर कैसे, देखो समझो, समझो बच्चों। हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था सर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का था 1 में अंडर रूट एल सी। मैं सी को चेंज कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या सी को चेंज करने से ओमेगा चेंज होगी कि नहीं होगी बच्चे, ये बताओ। क्या सी के चेंज यस होने सर। से ओमेगा चेंज होगी? ये मानते हो नहीं मानते? मतलब इसको घुमाने से सी चेंज हो रहा है और सी चेंज होने से ओमेगा आर चेंज हो रहा है। अब समझो, मान के चलो ये है। अब समझना, यही बस इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला।
जो आपने एक ये ग्राफ बनाया था ना, ये वाला ग्राफ, ये सिस्टम का ग्राफ है, ये वाला पावर वाला। अब देखो कैसे, जितना ये पतला ग्राफ होगा तो देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। ये पतला ग्राफ है, तो क्या हुआ, पहले था मेरा ऐसे था, यहाँ पे था बच्चों, पहले मेरा यहाँ पे था। आपने रीडर को चलाया तो पहला पहला मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई। फिर क्या किया, मैंने इसको घुमाया, ध्यान से देखना, मैंने इसको घुमाया, घुमाने से कैपेसिटेंस चेंज हुआ, कैपेसिटेंस के चेंज होने से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ पे थी, अब धीरे धीरे करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पहुंची। अब हल्का हल्का सा मेरे को 91.1 के सुनाई दे रहे हैं। जैसे ही बच्चे मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 91.1 से मैच कर जाएगी, जैसे ही मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 91.1 से मैच कर जाएगी, तो मेरा जो बैंडविड्थ था ना, जो मेरी बैंडविड्थ थी, वो जो हमारी ग्राफ था, ग्राफ, वो ग्राफ मेरा एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा। और इस ग्राफ के एग्जैक्टली आने से क्या होगा बच्चों, मेरे को मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम पावर मिल रही थी ना, तो देखो मैक्सिमम पावर मिलने लग जाएगी। मतलब कि जो मेरे पास साउंड आ रही थी ना, मेरे पास साउंड आ रही थी, वो अच्छे से सुनाई देगी क्योंकि उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल रही है मेरे को। उसकी क्या मिल रही है बच्चों, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल रही है। जैसे मैं फर्दर चेंज करूंगा, ओमेगा मान के चलो मैं यहाँ पे ले आया ओमेगा, ओमेगा मैं जैसे यहाँ पे ले आया, तो ये वाला जो ये वाला शेप था ना, ये वाला शेप, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखो ऐसे, अब मुझे बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पर कोई सिग्नल प्रेजेंट है क्या, पहले बताओ, इस पॉइंट पर कोई सिग्नल प्रेजेंट है कि नहीं है, नहीं है। तो क्या आपको साउंड सुनाई देना चाहिए, कोई गाना सुनाई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो वही तो समझा रहा था इतनी देर से मैं। फिर जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, इसके घूमने से क्या चीज होगी, कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस के चेंज होने से ओमेगा आर चेंज होगा, ओमेगा आर के चेंज होने से ग्राफ पर कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, धीरे धीरे 92.7 पे पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा बच्चों, यस और नो, पहुंच गया ना। और जैसे ही पहुंचा, अब ओमेगा आर आपका यहाँ पे पहुंच गया, ओमेगा आर, ओमेगा आर यहाँ पे पहुंच गया, तो आपको गाने किसके सुनाई देने लगे बच्चे, 92.7 के सुनाई देने लगे। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, क्या ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो। सभी का आंसर आना चाहिए। मारुल, शिवम, क्लियर हो गए सभी को भाई। Yes, sir. Yes, sir. पर सर मेरे को ना एक चीज अभी भी क्लियर नहीं है सर, अभी तक आपने क्वालिटी फैक्टर अभी तक नहीं बताया। अब बताऊंगा, देखो ध्यान से देखो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चों ये बताओ, अगर मेरा जो मेरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाए, देखो कुछ ऐसा, ये ओमेगा आर, इस ओमेगा आर पे आपको कोई गाना सुनाई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ, गाना सुनाई नहीं देना चाहिए ना। लेकिन इसका हाफ पावर पॉइंट देखो यहाँ पे है, हल्का हल्का सा हमें सुनाई देगा कि नहीं देगा बच्चों, यस और नो। क्योंकि इसकी थोड़ी जो वेट है ना, ये वेट है, ये बढ़ चुकी है। वेट क्या हो चुकी है बच्चों, पहले मैंने देखो पतला सा बनाया था, अब वेट बढ़ चुकी है। मानते नहीं मानते बच्चों, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। आपने ना वेट और ज्यादा बढ़ा दी, अगर और ज्यादा बढ़ा दी तो कुछ ना कुछ ऐसे हो गया आपका वेट। जैसी विड्थ ऐसा हुआ, आप बोलोगे सर हाईएस्ट पे तो कोई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे, लेकिन अगर इसका मैं हाफ पावर पॉइंट चेक करूं, इस हाफ पावर पॉइंट से अबव पे दो सिग्नल आ रहे हैं। आप दोनों गाने एक साथ सुन सकते हो क्या, 93.5 के भी गाने सुन रहे हो, 94.3 के भी गाने सुन रहे हो, एक साथ हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या बच्चों, बताओ मेरे को। जो मेरी हाफ पावर पॉइंट थी उससे दोनों अबव सिग्नल है, तो दोनों गाने सुनने चाहिए। ये तो मेरे को बच्चे मेरे को डिस्टर्बेंस पैदा कर देंगे। इसका मतलब कि अगर मेरा सिस्टम अगर मेरा सिस्टम ऐसा है कि जिसमें बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंडविड्थ बहुत कम है, तो आप कौन सा सिस्टम लेना चाहोगे, सेकंड सिस्टम लेना चाहोगे कि फर्स्ट सिस्टम लेना चाहोगे, प्रॉपर गाना सुनने के लिए, प्रॉपर गाना सुनने के लिए कैसा सिस्टम चाहोगे बच्चों, पहले वाला। पहले वाला चाहोगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर शार्पनेस है, वो पतला है, उसके अंदर क्या है बच्चों, शार्पनेस है। तो यही बताता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है कि अगर जो हमारा वेव फॉर्म है उसका शेप शार्प है ना, बिल्कुल पतला सा है, तो उसके अंदर हाई क्वालिटी फैक्टर है बच्चों। हाई क्वालिटी फैक्टर मतलब कि मेरे को गाने की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अगर जिसकी बैंडविड्थ बढ़ गई,
जिसकी बैंडविड्थ बढ़ गई, रेंज बढ़ गई, रेंज बढ़ने से उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बैंडविड्थ बढ़ने से क्वालिटी फैक्टर क्या होगा बच्चे, कम हो गया, और क्वालिटी फैक्टर बढ़ने से क्वालिटी गाने की क्या होगी बच्चे, कम। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, Q इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन द बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ के बढ़ने से क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाती है बच्चों, रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस होने से क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्ट क्या होगा कि हमें मल्टीपल इंटरफेरेंस सुनाई देंगे, हमें नॉइज सुनाई देगी। अब बात समझ में आ गई क्वालिटी फैक्टर की? क्या क्वालिटी फैक्टर की बात सबको यस क्लियर सर। हो गई है, और नो अच्छे से दिमाग में यस। घुस गया? दोबारा Yes, देखो, sir. प्रोब को घुमाने से कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो ओमेगा आर मतलब कि शिफ्ट कर रहा है, केवल क्या कर रहा है बच्चों, शिफ्टिंग कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। ओमेगा आर चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा आर सॉरी ओमेगा आर चेंज हो, बैंडविड्थ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ से, क्योंकि बैंडविड्थ तो एल और आर के ऊपर डिपेंड करता है, ना एल चेंज हो रहा है ना आर चेंज हो रहा है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहे, तो बैंडविड्थ तो हमारी जैसी थी वैसी ही रहेगी। इसका मतलब कि बैंडविड्थ तो शुरू में ही डिसाइड कर दी जाती है जब हम बनाते हैं कोई भी सर्किट में। तो इस हिसाब से बनाया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम के लिए, कि भैया आर और एल की इस हिसाब से चूज करूं कि क्वालिटी फैक्टर भी मेंटेन रहे, क्वालिटी फैक्टर भी क्या रहे बच्चों, मेंटेन रहे। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये है सबसे इम्पोर्टेंट। सब में आ गए सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। Yes, ठीक sir. है। यस सर। तो यहाँ से एक और रिलेशन लिखना है, जो हमारा बैंडविड्थ होता है ना, बैंडविड्थ वो या फिर क्वालिटी फैक्टर होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही पुअर क्वालिटी फैक्टर होगा। एक और बात, क्वालिटी फैक्टर 1/R के भी होता है, तो जितना ज्यादा सर्किट में रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्वालिटी फैक्टर पुअर होगा बच्चे, उतना ही क्वालिटी फैक्टर पुअर होगा। सर कैसे? देखो ये रिलेशन निकल के आ गया, 2 = 1/R, इस तरीके से। या फिर आपने बैंडविड्थ निकाला था, देखो बैंडविड्थ किसके बराबर आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो उससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। इसका मतलब कि क्वालिटी फैक्टर क्या होगा बच्चे, 1/R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक क्वेश्चन आ रखा है इसी इसी चक्कर में ही, तो आपको बताना है। इसका है ये R1, इसका है ये R2। बताओ किसका R1 आर, कौन R1 बड़ा है R2 से, क्या R2 बड़ा है R1 से? आप बताओ, सोच समझ के बताना, बताओ बताओ बच्चों। R2 बड़ा। हाँ जी, क्या बड़ा R2 है आप ज्यादा। बोल रहे हो? R2 बड़ा, देखो ध्यान से कैसे, बिल्कुल सही बात है सर। इसकी ना बैंडविड्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई, देखो बैंडविड्थ, और आपने एक रिलेशन में बताया बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वैसे तो इक्वल टू आर को, जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा उसकी आर ज्यादा, और जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया बच्चे, पुअर बन गया। क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, पुअर बन गया। मतलब अगर ये Q2 है और ये अगर Q1 है, तो यहाँ से रिलेशन निकल गया R2 ग्रेटर देन R1 और Q2 लेस देन Q। समझ में आ गया बच्चे, यस और नो? समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Q1 वाले की क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2। तो ग्राफिकल हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। एक और मेरे को याद आ रहा, हमने इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन बहुत बार आता था ऐसे, मैंने ना आपको एक क्वेश्चन करवाया था, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो करवाया था, एलसी सर्किट में करवाया था। एलसी 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 एलसी, ये नहीं, आर एलसी 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 सर्किट भी तो पढ़ाया था मैंने। अच्छा, मैंने एलसी सर्किट वहां करवाया था ना ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है। तो एक रिलेशन एक और कर लो, दोबारा कर लेते हैं। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एक बार इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो कैसे। आपने लिखा बच्चे आर लिखा यहाँ पे लिखा क्या आपने, इंडक्टर बनाया, और यहाँ पे बनाया बच्चे कैपेसिटर।
ये तो वी टी है जो कि वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आर है, ये एल है, ये सी है, और इसमें करंट जा रहा है आई। मान के चलो कि मैं आर एम एस वैल्यू ले रहा हूँ वी, तो मुझे बताओगे वी किस किस के बराबर आएगा? आप बोलोगे सर वी होगा वी आर, वी एल, वी सी। वी आर क्या होता है? आई इंटू आर। वी एल होता है एल डी आई बाई डी टी होता है, और ये होता है क्यू बाय सी होता है, ये होता है वी। सर अगर मैं इस वी तो चेंज नहीं हो रहा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, तो ये तो बच जाएगा बच्चे जीरो, क्योंकि वोल्टेज तो चेंज होने से रही। ये बन जाएगा डी आई बाई डी टी इंटू आर, ये बन जाएगा एल डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा बच्चे डी क्यू बाई डी टी और 1 अपॉन में सी। ये डी क्यू बाई डी टी आई नहीं होता क्या? तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन गई बच्चे? आर डी आई बाई डी टी एल डी स्क्वायर आई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर 1 अपॉन में सी इंटू आई। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, ये एल हटा रहा हूं यहां से, तो एल पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड करो, तो मेरे पास बन गया बच्चों डी स्क्वायर आई अपॉन में डी टी स्क्वायर आर बाय एल डी आई बाई डी टी आई डिवाइड बाय एल सी। इक्वेशन बन जाएगी, देख लो बन गई बच्चे, ये बन गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए बन गई फॉर सीरीज आर एल सी सर्किट। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया? सर। सर ये ना मैंने कई जगह अभी आर बाय एल पढ़ा है, कहीं ना कहीं याद है? आर बाय एल कहीं पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा है बच्चे आर बाय एल? अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। क्या होता है आर बाय एल? क्या होता है बच्चे आर बाय एल? सर बैंडविड्थ। है क्या होता है? बैंडविड्थ। हाँ बैंडविड्थ होता है, लेकिन उस बैंडविड्थ में भी इसकी वैल्यू होती है रेडियन पर सेकंड, है ना? W2 माइनस W2 बताया, देख लो आर बाय एल। यस अच्छा सर। और ये क्या होता है 1/LC? क्या होता है 1/LC? W रेजोनेंस WS फ्रीक्वेंसी का ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सर आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया, देख लो, ये क्वेश्चन आ जाए और आपको बोले क्वालिटी फैक्टर निकालो, देखो ये क्वेश्चन है और बोले सीधा क्वालिटी फैक्टर निकालो, आप बोलोगे सर क्या बात करो, कैसे निकालू क्वालिटी फैक्टर? लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाला पोर्शन क्या होता है, डी आई बाई डी टी के साथ क्या होता है बच्चों? बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ कितना निकल गया? 10⁻³ दूसरे वाला क्या होता है? ओमेगा आर स्क्वायर, जो कि होगा 10⁻8। ओमेगा आर कितना निकल गया? 10⁻4। क्वालिटी फैक्टर का अपॉन फॉर्मूला बताया था, ओमेगा आर डिवाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। ओमेगा आर कितना है? 10⁻4। ये कितना? 10⁻3। कितना निकल गया? 10। देखिए कितना आसानी से निकल गया 10। समझ में आया कि नहीं आया? क्या इस इंपॉर्टेंस की इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इक्वेशन। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस सर। Yes sir. सर। वैसे तो मैंने जितने 3-4 साल के क्वेश्चन देखे अभी तक आए नहीं है इस बेस पर आ जाए क्या पता। हमारे इंजीनियरिंग में तो आता था बहुत बार। ठीक है, तो आ सकता है ये भी, कुछ भी हो सकता है। तो इक्वेशन समझ में आ गया बच्चे यहाँ तक? बाकी तो देखो आर पता है, एल पता है, सी पता है, डायरेक्टली क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हो 1/r √LC। अगर बैंडविड्थ निकालना है रेडियन पर सेकंड में, तो आर बाय एल ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, और R/2πL ये बन जाएगा बच्चे हर्ट्स में। ध्यान रखना 2π से डिवाइड करेंगे तब हर्ट्स में आएगा। बस हो गया। सर ओमेगा आर निकालना वो पता है √LC। सर एफ आर निकालना है तो 1/2π√LC। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? Yes. यस सर। ठीक है, अब हमारा रहेगा एक लास्ट, सेकंड लास्ट सर्किट, पैरेलल सर्किट। तो उसके बाद रह जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मर। चलो तो बनाते हैं। देखो
पैरेलल आरएलसी, ठीक है बच्चों। पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्या होता है बच्चों, तीनों के तीनों पैरेलल होते हैं बच्चे। क्या होता है बच्चों, तीनों के तीनों पैरेलल होते हैं। इसके थोड़े कम आते हैं क्वेश्चन, लेस इंपॉर्टेंट है, पर अब लेस इंपॉर्टेंट तो आपको पता है ना, आईआईटी के लिए तो जो लेस इंपॉर्टेंट है कई बार वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ नहीं भरोसा, करना तो सारा ही है। हाँ ठीक, ये बोल दे। मुझे बताएंगे पैरेलल में क्या चीज सेम होती है बच्चों, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। रजिस्टेंस। वोल्टेज सेम होती है, इसका मतलब कि यही वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिल रही होगी, यही वोल्टेज कैपेसिटेंस को मिल रही होगी, और यही वोल्टेज बच्चों इंडक्टेंस को मिल होगी। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, तीनों को बच्चों क्या मिले, सेम वोल्टेज मिले। इसका मतलब जो टोटल करंट होगा आई, दैट विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई सी प्लस आई यू, तीनों के बराबर होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। तो जो टोटल करंट होगा इस बार क्या होगा बच्चों, आई आर प्लस आई सी प्लस आई एल, ये बराबर होगा। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यहां तक क्लियर? ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, इसको इम्पिडेंस की फॉर्म में लिखना है। इम्पिडेंस की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही तो होता है ना बच्चों, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मुझे बताओ पहले तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो करंट होता है वो लीड करता है कि लैग करता है वोल्टेज से, तो समझ के बताना। कैपेसिटेंस में जो मेरा करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है कि लैग करता है, ये बताओ पहले तो। लीड करता है कि लैग करता है बच्चों? हे भगवान, लीड कर। लीड लीड करता करता है। और इंडक्टर में क्या करता है, लैग करता है। तो इस लैग। इक्वेशन को एक्चुअली मुझे कैसे लिखना चाहिए पता है, कैसे, आई आर आई सी जे, जे याद है ना आपको, माइनस के आई एल, आगे लिखते हैं उसे, तो आगे लिखते हैं जी, जी। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये याद नहीं करना, बस समझ में आना चाहिए। तो आई किसके बराबर आ गया, आई आर जे आई सी माइनस आई एल, ये हो गया। अब मुझे बताओ करंट किसके बराबर, सर करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पिडेंस यूज होगा, तो इस आई के लिए क्या होगा बच्चे, टोटल वोल्टेज जो वी थी ये डिवाइड बाय इम्पिडेंस जेड, सही है, जेड। अभी जेड लेते हैं, ठीक है। आई आर के लिए होगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय आर, सबको वोल्टेज सेम मिल रही है, सर इसका होगा सेम वोल्टेज डिवाइड बाय एक्सी, ये क्या होगा सर, सेम वोल्टेज डिवाइड बाय एक्सएल। आप देखो वोल्टेज 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 कैंसिल, वन अपॉन में जेड किसके बराबर आ गया बच्चे, वन अपॉन में आर जे टाइम्स वन अपॉन में एक्सी माइनस वन अपॉन में एक्सएल, ठीक है। तो वन अपॉन में जेड का मोड किसके बराबर आ गया बच्चे, अंडर रूट ऑफ वन बाय आर का स्क्वायर वन बाय एक्स सी माइनस वन बाय एक्सएल का स्क्वायर, ये चीज याद रखनी है। फॉर्मूला वैसे आपको यही याद रखना था, ये समझाने के लिए बताया कि कैसे कैसे आए, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का रिवर्स, रेजिस्टेंस के रिवर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टेंस। एडमिटेंस के रिवर्स को बोलते यस हैं सर। एडमिटेंस। एडमिटेंस, तो ये क्या होता है बच्चों, एडमिटेंस होता है y इज इक्वल टू वन बाय जेड इक्वल टू एडमिटेंस, एडमिटेंस, वो किसके बराबर हो गया बच्चे, अंडर रूट ऑफ वन बाय आर का स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स सी माइनस वन बाय एक्सएल का स्क्वायर। लिख लिया बच्चे यहाँ तक? सर एक सेकंड। लिख लो, इसको बोलते हैं एडमिटेंस, एडमिटेंस। तो लिख लिया। ठीक है, एक बार इसका फेजर बना के देखते हैं, पहले समझते हैं, देखो
फेजर बनाता हूँ। इस बार में V है ना जो मेरी वोल्टेज, क्योंकि V सब में सेम है, तो V को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मुझे बताओ IR कहाँ पे, आप तो बोलोगे सर आपको पता है जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पर है, तो मेरी IR क्या होगी सर, J पूरा की पूरी वोल्टेज डिवाइड बाय R। तो इसका मतलब जो IR होगी वो तो उसी डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही बात है बच्चे, तो उसी डायरेक्शन में होगी IR। अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि इंडक्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस में जो करंट होता है ना वो लीड करता है 90 डिग्री, अगर ओनली 90 डिग्री, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा IC। याद करो पहले होता था VL, होता था VL, यहाँ पे क्या है बच्चे IC है, किससे पैरेलल में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे IL IC। सर में आ गया, सर में आ गया बच्चों, यस और नो। अब यस IC सर, क्या बस बताया था मैंने सेम अभी, सेम IC चीजें जाएगी, बस करंट के ही उसमें आ हाँ जाएगा फॉर्म। बस वहां पे वोल्टेज की टर्म में था, ऊपर VL नीचे VC था, यहाँ पे कैसे बच्चे करंट के टर्म में आ जाएगा, ऊपर IC नीचे IL। सर वोल्टेज की टर्म में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अभी आपने देखा तीनों के तीनों पे वोल्टेज क्या आ रहे बच्चों, वोल्टेज तो सेम ही आ रही है, तो मैं वोल्टेज की टर्म में कैसे ले लूंगा, जैसे उधर करंट तीनों में सेम आ रहा था तो मैं नहीं ले सकता हूँ फेजर डायग्राम, यहाँ पे करंट की टर्म में फेजर डायग्राम बना। समझ में आ गया सभी को, यस और नो। ये बन गया बच्चों V अपॉन XC, ये बन गया V अपॉन XL। अब ध्यान से देखना, अगर मेरा 1 अपॉन XC बड़ा है 1 अपॉन XL से, इसका मतलब अगर मेरा XL बड़ा है XC से, तो उस केस से फेजर डायग्राम क्या बन जाएगा पता है, ऊपर की तरफ ही बनेगा। सर क्यों, क्योंकि अगर मेरा XL ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों IC माइनस IL हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर एवरीवन। Yes, sir. यस सर। ये तो सिंपल बेसिक है जो हम रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना। ये हो गया IR, ये हो गया V। अगर मेरे को करंट निकालना होता तो मैं करंट कैसे निकालूंगा, देखो ये हो जाएगा मेरा करंट I, ये हो जाएगा मेरा क्या फाइव। पहले मैं I निकालूंगा, I तो आपने अभी निकाला था, देखो I क्या था आपका IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर, खत्म। यही मैं वैल्यू अब मैं V बाय V वाली रिलेशन निकालूंगा ना, तो मेरे पास यही रिलेशन आएगा, देखो यही तो आ गया सेम, यही आ गया सेम बच्चे, यहाँ पे भी सेम। सर अगर मैं सर वो लेना चाहूँ तो cos फाई लेना चाहो तो ले लो, पहले cos फाई करने से पहले पहले वो ले लो, tan फाई ले लो। tan फाई क्या होता है, tan फाई होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि IC माइनस IL डिवाइड बाय IR। तीनों में वोल्टेज सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में XC, 1 अपॉन में XL, 1 अपॉन में R। बस सर इनको बस इतना याद कर लोगे ना बहुत है, डायग्राम देख के इतना बना लो बस बहुत है, इसका फॉर्मूला याद नहीं करना, तरीका समझना हम कैसे पहुंचे यहाँ तक। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर है, क्लियर हो गए सभी को, है ना। सर पावर फैक्टर भी निकालना पड़ेगा बच्चे, क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, पावर फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगेन cos फाई, cos फाई क्या होता है बेस, जो कि है IR अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि है I। सर IR होगा V अपॉन में R, बिल्कुल सही बात है, और I होगा V अपॉन में Z, यही होगा। तो फिर V से V कैंसिल, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, पावर फैक्टर क्या बन गया, देख रहे हो ध्यान से देख रहे हो, Z अपॉन में R बनेगा, Z अपॉन R। सर ये Z क्या होगा, सर ये क्या अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होगा, बिल्कुल गलत। यहाँ पे Z पता है क्या होगा बच्चों, Z होगा अंडर रूट ऑफ 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का स्क्वायर डिवाइड बाय R। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। समझ में आ गया, वो सीरीज में था, ये किस में यस बच्चों, सर। पैरेलल में है बस। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. यस यस अच्छा, सर। Z की यूनिट होती थी ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, ओम इनवर्स, फॉर्म इनवर्स। या फिर मो बन जाता है, या फिर इसको एक और बोलते हैं सीमेंस, अगर आपने पढ़ा हो ना।
सीमेंस ही बोलो, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखो कुछ भी आ सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना। देखो जैसे ही क्वेश्चन आ जाए बस एक फॉर्मूला तो देखो ये याद होना ही होना चाहिए, और एक फेजर डायग्राम याद कर लेना आपने, इतना इनफ है। ये तो आप मेरे ख्याल से अगर जिसको प्रैक्टिस है वो बना ही लेगा, जिसको प्रैक्टिस है वो बना ही लेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सारी चीज देखो निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे हम निकालें। देखो क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही फॉर्मूला इनफ है। हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर क्या होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देख लो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी तो आ सकता है, पहले सर्किट में सेम ही होते, सेम जो आपने लिखा था, फिर भी देख लो। एट रेजोनेंस, आप बोलोगे एट रेजोनेंस 1/XC क्या बन जाएगा बच्चे, 1/XL। सही बात है। तो 1/XC क्या होता है सर, ये तो था, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी बन तो गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्सएल क्या होता था, ओमेगा आर एल, ये क्या होता था 1 में ओमेगा आर सी, ओमेगा आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चे, एल सी के बराबर, ओमेगा आर आ गया बच्चे अंडर रूट एल सी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में सबसे अच्छी बात है इसका वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वैल्यू चेंज नहीं, सेम ही है। लेकिन लेकिन इसकी जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी ना बच्चों, जो मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी बच्चे, वहां पे यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो ऐसी बनेगी, डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर 1/में RC dV बाई डी टी वी अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद हो RC एक टाइम कांस्टेंट था, याद है, जैसे एल बाय आर टाइम कांस्टेंट था, RC एक टाइम कांस्टेंट था, याद है कि नहीं याद है। yes sir, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया बैंडविड्थ इज अपोजिट ऑफ या रिवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, टाइम कांस्टेंट का रिवर्स हो गया, तो ये मेरा हो गया बैंडविड्थ। और ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ये तो होता है ओमेगा आर का स्क्वायर। तो चाहे वोल्टेज की टर्म में गिवन हो, चाहे वो करंट की टर्म में गिवन हो, डीवी बाय dt जो सिंगल डिफरेंशियल होगा वो बैंडविड्थ देगा, जिसमें कोई डिफरेंशियल पार्ट नहीं है वो हमेशा क्या बच्चे देगा, ओमेगा आर स्क्वायर देगा। समझ में आ गया, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो। yes sir, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, देखो क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। ये हो गया ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा एल तो हो गया वही अपन में अंडर रूट एल सी। बैंडविड्थ क्या निकाली बच्चे मैंने, 1/में आर सी निकाली, तो आर सी तो ऊपर चला गया, ये हो गया अंडर रूट 1/में एल सी। सोल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा सी बाय एल, उल्टा हो गया। इसका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सीरीज से उल्टा होता है, याद करो सीरीज में क्या था हमारा, 1/में आर अंडर रूट एल बाई सी, ये रहा, है ना। और पैरेलल में क्या निकल के आया, आर इंटू सी बाई एल, बस, बस हो गया, बस ये लास्ट तक खत्म। करें बच्चों, वैसे तो और भी है पर इतना बहुत है, इतना ज्यादा आता नहीं। तो सारे जो हमने वेव फॉर्म बनाए सारी इसके अंदर भी आती है सेम। करें बच्चों, क्वेश्चन कर ले अब। Yes, sir. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिखो, एक ही क्वेश्चन से सारी चीज निकाल देंगे, सारी चीजें फंडामेंटल की है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, या आपकी सप्लाई, इधर के V इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी, ये रहता है बच्चे, ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड, इंडक्टेंस की वैल्यू 2 हेनरी, इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चे 50, या इसको ले लो 100 ही ले लो, बस 100, 100 पाई हटा दो, पाई हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है 100 ही ले लिया, क्योंकि पाई को फिर बार बार क्योंकि पाई में यूज नहीं कर रहा हूँ, ये
ठीक है भाई, करे बच्चों स्टार्ट क्वेश्चन। पहला Yes, sir. पहला निकालना है आपको, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक्स एल निकालना। एक्स एल क्या होता है बच्चों? ओमेगा एल। ओमेगा है 100, एल है 2, ये होगा 200 ओम। खत्म। दूसरा क्या है? एक्स सी। एक्स सी होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी, 1/100। सी की वैल्यू है 100 × 10⁻⁻⁶। ये +6 है, ये बन जाएगा 100। आर तो आपको पता है 50 ही दे रखा है। खत्म। मैंने बोला कि बच्चे निकालना है एडमिटेंस, निकालना एडमिटेंस, या मैं बोलूँ इम्पिडेंस निकालना। तो इम्पिडेंस बाद में, पहले एडमिटेंस निकालना। वाई क्या था बच्चे? √1। देखो पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट वाला ही याद करना। 1/r², 1/xc माइनस 1/xl का स्क्वायर। आर क्या हो गया बच्चे? 1/50 का स्क्वायर। एक्स सी क्या है? एक्स सी 1/100 माइनस 1/200 का स्क्वायर। ठीक है। अब सोल्यूशन कहोगे तो बहुत ज्यादा टफ है, कोई बात नहीं, करना तो है ही। 1/2500 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चे? ये हो गया 200, सॉरी, ये हो गया मेरे ख्याल से 1/200 ही आएगा। 200 का स्क्वायर, इसको 50 का स्क्वायर ही कर दो। अब मैं 50 बाहर ले लूंगा। 1/50 बाहर ले ले, 50 का स्क्वायर तो 1/50 तो बच गया। यहाँ पे कितना बच्चा बच्चे? यहाँ बच्चा 1। यहाँ मैंने क्या लिया? 50 बाहर लिया था ना, तो 50 बच गया बच्चे, 4 बच गया यहाँ पे इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? सर में आ गया बच्चे? ऐसे और नो यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. 1/4 क्या होता है? 1/16 + 1, 17/16, 17/16, तो √17/16 होता है 4। 4 × 50 कितना हो गया बच्चे? 200। ये आंसर आ गया। ये आ गया बच्चे वाई मेरा ओम इनवर्स। अब आपसे पूछे कि इम्पिडेंस बताओ, ध्यान से देखो, वहां पे इम्पिडेंस डायरेक्टली निकलता है, यहाँ पे एडमिटेंस के बाद निकलता है। तो कितना होगा? 200 डिवाइड बाय √17 ओम। खत्म, बस। सर वो ना एडमिटेंस तो निकाल दे, बहुत अच्छी बात है सर। वो निकालना क्या? करंट, सबके करंट निकालो, सबके। IR भी, IC भी, और IL भी। पहले IR निकालते हैं। IR आपको पता है रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना। रेजिस्टेंस को वोल्टेज कितनी मिल रही है? सर रेजिस्टेंस को तो मैक्सिमम वोल्टेज पूरी की पूरी मिल रही है। तो सर ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस और ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, अरे यार ये क्या करूँ? सी, हाँ, ये पूरा का पूरा वोल्टेज, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस। तो बताओ कितना हो गया बच्चे? वोल्टेज कितने मिले टोटल? 200। रेजिस्टेंस कितना है इसका बच्चे? 50। 50. साइन और में 100। और यहाँ पे साथ में क्या आएगा बच्चे? साथ में क्या आएगा यहाँ पे? क्या आना चाहिए बच्चे साथ में? बताओ। हाँ जी बच्चों, क्या आना चाहिए? तो कुछ नहीं. कुछ नहीं आना चाहिए, शाबाश। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो, क्योंकि सर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में तो कोई फेज प्रोड्यूस ही नहीं करता है। तो IR और VR में कोई वोल्टेज में कोई फेज ही नहीं होगा, सब 0 0 आएगा। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट होगा 4 sin 100t। वेरी गुड, खत्म, बस। कौन सा नंबर है ये? 1 2 3, ये 4 और ये 5। छठा देखो। अब निकालना है IL। सर IL क्या होगा बच्चे? वोल्टेज अपॉन XL साइन 100t। अब बताओ, करंट मेरा वोल्टेज से लैग करता है कि लीड करता है इंडक्टर में? हाँ जी बच्चों, लैग करता है कि लीड करता है? जल्दी बताओ। Repeat. बच्चे इंडक्टर में करंट मेरा
लैग करता है कि लीड करता है वोल्टेज से, ये Lag क्वेश्चन है मेरा। लैग करता है कितने एंगल, π/2। तो चुपचाप π/2 पुट कर दो ना, खत्म करो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। वोल्टेज से तो पूरा π/2 करता है, हो गया। एक्सएल की वैल्यू निकाली थी आपने, एक्सएल की निकाल दी सर 200, वोल्टेज भी 200 है, तो 200/200 कितना हो गया बच्चे। अच्छा इसको क्या ले सकता हूँ, माइनस बाहर लूंगा तो माइनस तो साइन हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, साइन है। हाँ तो बन जाएगा cos 100t, सर में आ गया, माइनस की से माइनस बाहर आ गया, और साइन π/2 माइनस थीटा कॉस होता है, तो ये आ गया बच्चे आंसर, सर में आ गया। सबको Yes, क्लियर हो sir. गया आंसर, एम्पियर, ये भी एम्पियर। सातवां आईसी V/XC, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है करंट क्या करता है बच्चों, लीड करता है, लीड करता है तो π/2 आ गया। ये हो गया 200, ये मेरे ख्याल से 100 निकला था, 100 निकला था। साइन, ये हो जाएगा cos 100t, कितना हो गया बच्चे, 2 cos 100 एम्पियर। खत्म, खत्म हो गया बच्चे, है ना। क्लियर हो गया सभी को। Yes. बच्चों क्लियर हो गया। Yes, sir. अच्छा Yes, टोटल sir. करंट क्या था मेरा, टोटल करंट, टोटल करंट क्या था सर, टोटल करंट तो बता दो। बताएंगे, टोटल करंट भी बता देंगे। टोटल करंट था मेरा जो आई निकलेगा टोटल, टोटल निकलेगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सॉरी इम्पिडेंस, या फिर वोल्टेज अपॉन एडमिटेंस। अब वोल्टेज कितना है, 200 है, ये आई मैक्स है, आई मैक्स, आई मैक्स ले लो, जो कि निकाल रहे हैं 200 लिया ना आपने, V0 किया। सर y निकला था या z निकला था, 200/17, सर 200/√17, सर √17 ऊपर चला गया, ये कट गया, आ गया √17 एम्पियर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अगर मैं IRMS निकालू तो बच्चे IRMS क्या हो जाएगा, आप बोलोगे आई मैक्स Fructose divide. डिवाइड बाय √2, या फिर I0 डिवाइड बाय √2, जो कि हो जाएगा √17 डिवाइड बाय √2, दैट इज 17/2 एम्पियर। मानते हो इस बात को, नहीं मानते बच्चे, ऐसे हो तो मानोगे। Yes, sir. ठीक है, मेरे को पहले टोटल करंट बताओ, टोटल करंट क्या था मेरे पास, टोटल करंट पहले, चलो टोटल करंट छोड़ो, इसका बताओ। याद करो, मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी आपको। कैसे समझाऊं। हम्म, 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 हम्म। एक इक्वेशन समझाई थी मैंने आपको, ये वाली इक्वेशन समझाई थी ना, ये वाली देखो, ये वाली इक्वेशन समझाई थी। और अभी मैंने एक और भी इक्वेशन समझाई थी यहाँ पे, ये भी। इसी को करके देखते हैं एक बार, आई कैसे निकलता है, IR² प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। अभी आपने ये निकाला बच्चे, IC निकाला, जो कि निकला 2 cos थीटा, और ये निकाला -1 cos थीटा। निकाला कि नहीं निकाला बच्चों, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, IC माइनस IL कितना बच गया बच्चे, 1 बन गया, 1 का स्क्वायर। ये कितना बन गया, 4, ये बन गया 4 का स्क्वायर। करना अंडर रूट में कितना आ गया, √17 नहीं आ गया, देखो 17 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब इंटररिलेटेड है। अब आपके ऊपर है, आप कितना थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा यूज कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। पर धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा, हाँ सर ये तो होता ही है। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड में लेना है। ये माइनस साइन पता है क्यों आया है, क्योंकि आप ऐड तो करते हो, आप क्या करते हो, ऐसे ही तो लिखते हो, आपने मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, IR IL IC, यही तो लिखवाया था बच्चे, एक तरह का एडिशन। वो तो मैंने जे बाद में लिया था, लेकिन मैं तो शुरू में ऐसे लिखवाऊंगा ना, है ना, ऐसे तो लिखवाऊंगा शुरू शुरू में। तो मेरा IR क्या है बच्चे, मेरा ये है, एक तरीके से देखना, डाल के देखो, 4 sin 100t। IL क्या है बच्चे, मेरा I cos 100t, ठीक है। ये क्या है मेरा, 2 cos 100t, ठीक है।
अगर मैं आई मैक्स निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलेगा? साइन कॉस तो ऐसे ऐड नहीं होंगे। ये हो जाएगा 4 साइन 100t, ये हो जाएगा बच्चे 1 कॉस 100t। IRMS का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कोई बताएगा? IRMS का मैंने बताया था 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2, 1/2, 16 बाय 2 1/2 इतना होगा 17/2 का अंडर रूट। ये देखो 17/2 का अंडर। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत दिमाग में कोई घुस पा रहे हैं? अरे घुस जा रहा है, कोई घुस रहा है, Yes, कोई sir. चीज नहीं घुस पा रही है। Yes, sir. समझ में Yes, आ रहा sir. ना? आसान कॉन्सेप्ट है, हर चीज कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है, कुछ भी अलग से बाहर से नहीं चल रहा। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले तो आपको खुद बनाने हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े अब। आगे बढ़े बच्चों, बस हमारे 2-3 पोर्शन हो गए, बाकी खत्म है। अब हमें बस फेजर निकालना, फेजर निकालना। पहले तो मुझे बताओ इस सर्किट में क्या ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है कि एक्सी ज्यादा है? क्या निकाला हमने? एक्सएल ज्यादा है, और मैंने समझाया था अगर एक्सएल ज्यादा है Yes, sir. तो 1/एक्सएल क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? फेजर डायग्राम सर ऊपर की तरफ ही बनेगा, अभी समझाया था ना, है ना? ये कितना हो जाएगा? ये कितना ओम था? ये था सर 50 ओम, तो ये 50 ओम हो गया। हम रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर जो था ना 1 में, सर नहीं सर, ये सॉरी सॉरी मेरी गलती है, 1 में 50 ओम होगा। 1 उल्टा है ना करंट की फॉर्म में, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 1/50। यहाँ पे क्या होगा सर? 1/100 माइनस 1/200, तो कितना हो गया सर? ये हो गया 1/200। ये हो गया 1/200, ये हो गया 1/50। अब जैसे ही मैं इसको करूंगा बच्चे, तो आपने इम्पीडेंस तो निकाल ही लिया था इस तरीके से, इस तरीके से इम्पीडेंस निकाल लिया था। अब मैं करंट भी निकालना चाहूँ तो करंट भी इस तरीके से निकल जाएगा, लेकिन मुझे करंट निकालना ही नहीं, मुझे क्या निकालना? मुझे फाई निकालना है। ठीक है, कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई सर, कॉस फाई आपने बताया था, कॉस फाई बताया था y/r, ये बताया था ना मैंने, y/r। देखो ये किसका फॉर्मूला था यार? है y का नहीं था ये y था ना। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया है? z। हो रुक जा, एक सेकंड रुक जा। फॉर्मूला तो मैंने सही लिखा है, z/r। ठीक है, तो z/r ही करना है, y को रहने z/r। पर मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया वहां पे, z मेरा ये थोड़ी ना होता है, इसको करेक्ट कर लेना बच्चे। z होता है 1 में, ये पूरा का पूरा होता है, देख लो। ये अगर z लूंगा तो ये रिवर्स में आ जाएगा ना बच्चे, उल्टा हो जाएगा। समझ में हाँ, आएगा? इसको राजू. करेक्ट कर लो, इसको करेक्ट कर लो। ये है 1 में समथिंग अपॉन में आर। ठीक है, तो फाइनल रिजल्टेंट होगा बच्चे, ये आपका आंसर होगा r इंटू 1/r², 1/xc माइनस 1/xl का स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? Yes, sir. क्लियर? तीन लक्ष्य लवन्य क्लियर हो गया? मारुल, शौर्य, शिवम, वंश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे जो भी वैल्यू है करेंगे भैया। ठीक है सर, हमें फाई निकालना है, हमें फॉर्मूला थोड़ा ना रटना है, हमें तो सर ये समझना है cos फाई होता क्या है। सर आपने बताया था cos फाई होता है बेस, जो कि आपने निकाला 1/50, खत्म। और ये इसका, इस वाले हाइपोटेनस की वैल्यू, हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों? एडमिटेंस हो गया वाई, वाई हो गया ना। ठीक है, वाई बोल दो या फिर क्या बोल दोगे? जेड बोल दो। क्या कर रहा हूँ मैं? ऊपर जेड है ना, अबे Media. ऊपर जेड है, नीचे आर है, तो ऊपर जेड का मतलब कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर इंटू वाई, जेड को लिख सकता हूँ ना 1/वाई। ठीक है, Yes, अब sir. आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर आर की वैल्यू तो 50 है, सही बात है। वाई की वैल्यू कितनी निकाली आपने? वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकाली थी आपने √17 डिवाइड बाय 200। ये पुट करना पड़ेगा, √17 डिवाइड बाय 200, ऊपर चला जाएगा, 200 से कटेगा बच्चे 4,
तो cos फाइव की वैल्यू होगी 4/√7। 4/√7। क्लियर है बच्चों? सर में आ गया। ये फॉर्मूला देख लो, cos फाइव Z/R, Z की जगह 1/Y पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर सकते थे, Z भी वैल्यू हमने वैसे कैलकुलेट कर ही ली थी। cos फाइव आ गया हमारा ये वैल्यू, या फिर फाइव क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4/√7। बस मेरे ख्याल से आ गया। tan फाइव भी निकाल सकते हैं, लास्ट वैल्यू में निकाल रहे tan फाइव। tan फाइव क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपका फाइव आ गया tan इनवर्स 1/4। ये हो गया पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल आप इस तरीके से निकाल दो, पावर फैक्टर आप उस तरीके से निकाल दो, बस। ठीक है बच्चों, सर में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा बस एक लास्ट पोर्शन रह गया,